वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी और अवामी अमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस के खिलाफ बाज़ मामलात रेफरेंस बनाया जा सकता है। राना सनाउल्लाह ने कहा, अस खुद नोटिस के नाम पर जिसे दिल चाहता था अपने सामने खड़ा कर लेते थे। अदलिया में ऐसे जजेस बैठे हैं जिन्होंने इस मुल्क पर हुक्मरानी की है। जजेस की तैनाती और तबादलों का पुराना असूल हमने तब्दील नहीं किया। जजेस ने सीनियरिटी पर अपनी तजावीज़ दी हैं जिस पर अमल किया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस की तैनाती और तबादलों पर खुद फार्मूला दिया था। उन्होंने कहा, हुकूमत को आज जज के बयान पर इजहार अफसोस और अपना मौक़िफ़ देना चाहिए। जमहूरियत को आगे बढ़ना है तो हमें अदलिया का एहतराम बरकरार रखना होगा। चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जराये के मुताबिक आफाक अहमद को लांढी थाने में मुंतकिल कर दिया गया है। आफाक अहमद के खिलाफ जलाओ घिराओ की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आफाक अहमद के खिलाफ कोरंगी में माल बरदार ट्रक जलाने का मुकदमा दर्ज किया गया था। आफाक अहमद को डिफेंस से गिरफ्तार किया गया। आफाक अहमद को इश्तियाल अंगेज बयानात देने पर गिरफ्तार किया गया है। कोरंगी में माल बरदार गाड़ियों को जलाने का मुकदमा भी दर्ज किया गया था। कराची में हैवी ट्रैफिक के जलाए जाने के वाकयात के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने माल भरदार ट्रक जलाने का नोटिस ले लिया। ट्रांसपोर्टर्स ने कराची के तीनों दाखिली रास्ते बंद करके पोर्ट कासिम, हब चौकी और न्यू सब्जी मंडी रोड पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। एहतजाज के बायस मरकजी शाहराह बंद होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने वाक़यात का नोटिस लेते हुए एडिशनल IG पुलिस कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर दाखिला सिंध ने गाड़ियाँ नजर आतिश के वाक़यात की तहकीकात की हिदायत कर दी। कहा, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत ट्रैफिक हादसात पर काबू पाने के लिए भरपूर इक़दामात उठा रही है। कराची में हैवी ट्रैफिक के जलाए जाने के वाकयात के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। ट्रांसपोर्टर्स का हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का माल बरदार ट्रक जलाने का नोटिस। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि कराची के शहरी डंपर्स और टैंकर्स का निशाना बन रहे हैं। 1.5 माह में 100 से जायद जानें चली गईं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि 16 बरस से लगातार हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी जाली मैंडेट के साथ बरसरे इक्तिदार है। नाअहली ऐसी कि ट्रैफिक कवानीन पर भी अमल नहीं करवा सकते। उन्होंने कहा, कराची में ना गवर्नेंस है, ना आवाम को कोई रिलीफ। बल्दियाती इदारों पर अवामी राय पर शब खून मार कर कब्जा कर रखा है। कराची के नौजवानों की तालीमी नस्ल कशी की जा रही है। दोहरे डोमिसाइल बनाकर दाखिलों तक से महरूम किया जा रहा है। असल सवाल उनसे है जिन्होंने मेयरशिप पर कब्जा करवाया और आम इंतखाबात में इस सिस्टम को मुसल्लत किया। जिला कुरम में 160 गाड़ियों के काफिले में 80 गाड़ियां पारा चनार पहुंच गई हैं। ताजर रहनुमा हाजी इमदाद ने कहा है, रोजाना से जायद गाड़ियों का कहा जाता है, जिसके बाद निस्फ गाड़ियां पारा चनार पहुंचती हैं। तेल, गैस और मेडिसिन की गाड़ी वापस भिजवा दी गई। कम गाड़ियों की कॉन्वॉय से अवामी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही हैं। गैस, तेल और अद्वियात की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाए। गैस, तेल और अद्वियात ना मिलने के बायस शदीद सर्दी में लोगों को परेशानी का सामना है। आवाम को खुराक, इलाज और तेल सप्लाई यकीनी बनाने के लिए हुकूमत इक़दामात करे। कराची में इंडस हस्पताल एंड हेल्थ नेटवर्क की सालाना रमज़ान मुहिम 2025 का आगाज़ कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब के धीरानी प्रोग्राम के तहत विहाड़ी में 43 जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब हुई। सूबाई वज़ीर समाजी बहबूद और बैतुल माल पंजाब सुहेल शौकत भट्ट ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में अरकान पार्लियामेंट सैयद साजिद सलीम मेहदी, मियाँ साकिब खुर्शीद, नौशेर अंजुम लंगड़ियाल ने शिरकत की। DG समाजी बहबूद मोहम्मद तारिक कुरैशी, डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी इमराना तौकीर, SP फारूक अहमद भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी इमराना तौकीर ने इस्तकबालिया कलमात पेश किए। सूबाई वजीर, अरकान पार्लियामेंट और डिप्टी कमिश्नर ने नोबियाता जोड़ों को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुंचाया। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से हर बच्ची को 2 लाख रुपए का सामान बतौर तहाइफ दिया गया। 1 लाख रुपए हर जोड़े को सलामी भी दी गई। झूमर और पुरतकल्लुफ खाने का एहतमाम भी किया गया। इस मौके पर बात करते हुए सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट का कहना था कि धीरानी प्रोग्राम एक दुखी माँ और मेहनत करने वाले बाप की आवाज़ है। धीरानी प्रोग्राम माशरे के फलाह और नाहमवारियों को ख़त्म करने के लिए है। CBD पंजाब और TDC पीक के इश्तराक के साथ 20वीं चौलिस्तान डेजर्ट जीप रैली का इफ्तिताह बहावलपुर में कर दिया गया।
इफ्तिताही तकरीब में CEO CBD पंजाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मंसूर जंजुआ, सेक्रेटरी सियाहत और सकाफत पंजाब फरीद अहमद तारड़ और MD TDCP डॉक्टर नासिर महमूद बशीर समेत दीगर ने शिरकत की। रैली में शिरकत करने वाले रेसर्स भी शामिल हुए। CEO CBD पंजाब मंसूर जंजुआ का कहना था, रैली से पंजाब का मुस्बत इमेज पूरी दुनिया के सामने उभर कर आएगा। CBD पंजाब और TDCP मिलकर पंजाब में सियाहत, सकाफत और सरमायाकारी को फ़रोग देने के लिए काम कर रहे हैं। इफ्तिताही तकरीब में पंजाब, KP, सिंध और बलूचिस्तान की सकाफत को उजागर करने के लिए कल्चरल म्यूज़िक परफॉर्मेंस भी पेश की गई। चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद ने कहा कि हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। बिल्डर्स के बहुत मसाइल हैं जिन्हें मैंने नोट कर लिया है। चेयरमैन नैब ने कहा है, लोगों के मसाइल को हल करने से पहले अपने इदारे को दुरुस्त किया, जिसके अच्छे नताइज निकले। सिंध में पहला नैब की जानिब से फैसिलिटेशन सेंटर खोला है। अब शिकायत की तादाद सिर्फ 100 से 150 के करीब हो गई हैं। जो भी किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज करेगा उसे हाजिर भी होना पड़ेगा। अगर किसी ने गलत शिकायत दर्ज की तो नैब के कानून के मुताबिक जुर्माने आयद होंगे। FBI ने कराची के लिए जायदाद की कीमतों के नोटिफिकेशन पर नजरसानी कर दी। कराची के लिए जायदाद की कीमतों से मुतल्लिक 29 अक्टूबर 2024 के नोटिफिकेशन में तरमीम, कराची में तामीरशुदा प्रॉपर्टी से मुतल्लिक पेचीदगियां खत्म कर दी गईं। नोटिफिकेशन के मुताबिक रिहायशी ग्रे स्ट्रक्चर पर तामीरशुदा हिस्से की वैल्यू मरहलावार कम हो जाएगी। कराची में 5 से 10 साल पुराने रिहायशी घर के तामीरशुदा हिस्से की वैल्यू 5% कम तस्वुर होगी। 10 से 15 साल पुराने रिहायशी घर के तामीरशुदा हिस्से की वैल्यू 7.5% कम तस्वुर होगी, जबकि 15 से 20 साल पुराने रिहायशी घर के तामीरशुदा हिस्से की वैल्यू 10% कम तस्वुर की जाएगी। इसी तरह 5 से 10 साल पुराने रिहायशी फ्लैट की वैल्यू 10% कम तस्वुर की जाएगी। 10 से 15 साल पुराने रिहायशी फ्लैट की वैल्यू 20% कम तस्वुर की जाएगी। कराची में 20 से 30 साल पुराने रिहायशी फ्लैट की वैल्यू 30% कम तस्वुर की जाएगी, जबकि 30 साल से ज़ायद पुराने रिहायशी फ्लैट की वैल्यू 50% कम तस्वुर की जाएगी। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने सिंध में डोमिसाइल सिस्टम खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं, डोमिसाइल सिस्टम से शहरी आबादी का हक मारा जाता है। मेडिकल कॉलेजेस में 400 नशिस्तें कराची से बाहर वालों को दी गईं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फारूक सत्तार ने कहा कि हम तो नौकरियों पर कोटा सिस्टम को रो रहे थे, अब ये प्रोफेशनल जामियात तक पहुंच गया है। कराची के नौजवानों पर तालीम के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। इस एडमिशन पॉलिसी में ये जो डोमिसाइल की मार मारी जा रही है हमारे बच्चों को, तो मेरा बुनियादी और पहला मुतालबा ये है कि इस डोमिसाइल सिस्टम को ख़त्म किया जाए। उसका बाकी जो 930 सीटें बचती हैं, अगर उसके दाखिले का अहवाल लें तो उसमें से ये अंदाज़ा हुआ है कि कम व बेश 400 सीटें ऐसे तलबा और तालबात को गई हैं जिनका इंटरमीडिएट 400 या उससे ज़्यादा जिनका इंटरमीडिएट और मैट्रिक कराची का नहीं है। इसी तरीके से अगर हम एलाइड हेल्थ साइंसेज ले लें तो इन सब में अब दाखिले ख़ास तौर पर सिंध के शहरों और ख़ास कराची के तालिब इल्मों पर बंद है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने MQM कराची के इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया है। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि MQM वाले अपनी दाखिली तजादात से आवाम की तवज्जो हटाने के लिए इल्ज़ामात की सियासत खेल रहे हैं। नफरत की सियासत ने मुत्तहिदा को तकसीम दर तकसीम कर दिया, लेकिन MQM के लीडरान अब भी बाज नहीं आ रहे। शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि कराची तमाम पाकिस्तानियों का शहर है, मुत्तहिदा कराची का ठेकेदार बनने से गुरेज करे। कराची के बच्चे हमारे भी बच्चे हैं। आवाम जानते हैं कि कराची के बच्चों के हाथों में किताब की बजाय बंदूक किसने दी थी। MQM कराची पर दहाइयों तक हुक्मरानी करती रही, आज हकूक की बात करती है सियासी मफादात के लिए। IMF रेजिडेंट नुमाइंदा बराए पाकिस्तान का कहना है कि IMF का मिशन गवर्नेंस, बदनवानी, डायग्नोस्टिक जायजे के लिए पाकिस्तान में है। सरकारी शोबे में शफाफियत, जवाबदही और दयानदारी को फरोग देना मिशन के मकासद हैं। मिशन 6 से 14 फरवरी तक पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। GCDs गवर्नेंस को फरोग देने के लिए सिफारिशात पेश करते हैं। सरकारी शोबे में शफाफियत, जवाबदही और दयानदारी को फरोग देना मिशन के मकासद हैं। ये तमाम काम हुकूमत से मिलकर किए जाते हैं। IMF टीम मिशन के दौरान स्टेक होल्डर्स से मुलाकातें कर रही। वजारत खजाना, FBR, SECP, AGP हुकाम से मुलाकातें होंगी। वजारत कानून, कारोबारी बरादरी, सिविल सोसाइटी और बैनुल अक़वामी पार्टनर्स से भी मुलाकातें शेड्यूल्ड हैं।
سرکاری افسروں کے اثاثے ظاہر کرنے کے لیے مزید مہلت کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ آئی ایم ایف نے وزارت خزانہ سے قرض پروگرام کا بینچ مارک پورا کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ آئی ایم ایف کے دباؤ پر اثاثے ظاہر کرنے کے مسودے پر مشاورت جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق وزارت خزانہ اور کابینہ ڈویژن نے مسودے پر کام شروع کر دیا۔ ڈرافٹ بنا کر عالمی مالیاتی ادارے کو دیا جائے گا۔ آئی ایم ایف سول سرونٹ ایکٹ میں بھی ترمیم چاہتا ہے۔ فروری تک سول سرونٹ ایکٹ میں ترمیم کر کے افسران کے اثاثے ڈکلیئر کرنا قرض پروگرام کا بینچ مارک ہے۔ افسران کو اپنے بچوں کے تعلیمی ادارے، آمدن اور اہل خانہ کے اثاثے ظاہر کرنا ہوں گے۔ 7 ارب ڈالر کے موجودہ قرض پروگرام کے تحت اقتصادی جائزہ کا معاملہ، قرض کی اگلی قسط کے لیے اقتصادی جائزہ 3 مارچ سے شروع ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کے اقتصادی جائزہ مشن کا دورہ پاکستان 2 ہفتوں پر مشتمل ہوگا۔ نیتھن پورٹر کی سربراہی میں آئی ایم ایف مشن 14 مارچ تک پاکستان میں قیام کرے گا۔ مالی سال کے ابتدائی 6 ماہ کی معاشی کارکردگی جانچی جائے گی۔ 7 ارب ڈالر کے پیکج کے تحت 1 ارب ڈالر کی قسط کے لیے بات چیت ہوگی۔ مشن جولائی سے دسمبر 2024 تک کی معاشی کارکردگی کا جائزہ لے گا۔ زرعی شعبے پر انکم ٹیکس کے نفاذ، ٹیکس اصلاحات اور دیگر مالی امور جائزہ کا حصہ ہوں گے۔ مذاکرات کی کامیابی کی صورت میں پاکستان کو 1 ارب ڈالر کی اگلی قسط ایگزیکٹو بورڈ کی حتمی منظوری سے مشروط ہوگی۔ ایف بی آر کی جانب سے 1010 گاڑیوں کی خریداری کا معاملہ فریز۔ قائمہ کمیٹی کے فیصلے کی روشنی میں گاڑیوں کی خریداری بارے حتمی فیصلہ ہوگا۔ چیئرمین ایف بی آر نے گاڑیوں کی خریداری فریز ہونے کی تصدیق کر دی۔ چیئرمین ایف بی آر کے مطابق سینٹ قائمہ کمیٹی خزانہ کے منٹس آئیں گے تو فیصلہ ہوگا۔ خزانہ کمیٹی کے حتمی منٹس تک گاڑیوں کا معاملہ فریز ہے۔ آئی ایم ایف کے تکنیکی وفد کے موجودہ دورے کا اقتصادی جائزے سے کوئی تعلق نہیں۔ آئی ایم ایف کے ٹیکنیکل اسسمنٹ وفد کے دورے روٹین ہیں۔ تکنیکی امور پر بات چیت مسلسل ہوتی ہے، وفود بھی آتے ہیں۔ تعمیراتی شعبے سے متعلق تجاویز اور سفارشات تیار ہیں۔ تعمیراتی شعبے کے لیے ریلیف پیکج اب یقینی ہو چکا۔ ٹاسک فورس کی تجاویز اور سفارشات کی کابینہ منظوری دے گی۔ بجلی کی 3 تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کے لیے اہم پیش رفت۔ ایڈوائزری سروسز کے لیے نجکاری کمیشن کا A&M کنسورشیم کا معاہدہ طے پا گیا۔ فریقین کی جانب سے فائنینشیل ایڈوائزری سروسز ایگریمنٹ پر دستخط ہو گئے۔ تقریب میں نجکاری کمیشن اور A&M کنسورشیم کے افسران شریک ہوئے۔ کنسورشیم ڈسکوز کی نجکاری کو آسان بنانے کے لیے مالیاتی خدمات فراہم کرے گا۔ کنسورشیم سے فیسکو، گیپکو اور آئسکو کی نجکاری کے لیے خدمات حاصل ہوں گی۔ کنسورشیم ڈسکوز کی نجکاری کے عمل میں سرمایہ کاروں کو راغب کرے گا۔ A&M کنسورشیم ڈسکوز کی ری اسٹرکچرنگ بارے معاونت کرے گا۔ معاہدے کے تحت نجکاری ٹرانزیکشن میں کنسورشیم کا تعاون حاصل ہوگا۔ نجکاری کمیشن کے مطابق ڈسکوز کے نقصانات میں کمی، طویل مدتی پائیداری کو یقینی بنانا ہے۔ ڈسکوز کی نجکاری میں قابل اعتماد نجی شعبے کے سرمایہ کاروں کو راغب کیا جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان نے کہا ہے، پی ٹی آئی پوری دنیا کی سیاسی پارٹیوں سے مختلف ہے۔ ہماری پارٹی میں سب کو اجازت ہے جو مرضی بات کریں یا الزام لگائیں۔ بطور چیئرمین مجھے کسی نے تحریری طور پر نہیں بتایا کہ کوئی وزیر کسی کرپشن میں ملوث ہے۔ اگر کسی کے خلاف کوئی ثبوت ہوا تو کرپشن کے حوالے سے پی ٹی آئی کا زیرو ٹالرنس موقف ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پوری دنیا کے باقی پارٹیوں سے مختلف ہے۔ ہم ڈکٹیٹوریل نہیں ہیں، ہم کنگ پارٹی نہیں ہیں۔ ہمارے پارٹیز میں بڑی اجازت ہے سارے لوگوں کو کہ جو جس موضوع پہ بولنا چاہے وہ بولے، جو کوئی الزام لگانا چاہے الزام لگائے، لیکن اگر کسی کے پاس ہے تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ پارٹی میں ڈسکس کریں۔ میرے پاس ایز اے چیئرمین کسی نے ان رائٹنگ نہیں بھیجا کہ فلاں بندہ، فلاں ایم این اے، فلاں ایم پی اے، فلاں وزیر، فلاں ایڈوائزر، فلاں منسٹر یہ کوئی کرپشن میں انوالو ہے اور اس کے یہ ثبوت ہے۔ اگر کسی کے خلاف ہوا تو پاکستان تحریک انصاف کا ایک ہی اسٹینڈ سے دیر از نو زیرو ٹالرنس آن کرپشن۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے، بانی پی ٹی آئی کے خطوط ایک نئی طرح کی چارج شیٹ ہے۔ ان خطوط سے وہ ایک اور 9 مئی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ فوج اور عوام کے درمیان فاصلے پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ایک دن 9 مئی کرتے ہیں، پھر 6 نومبر کرتے ہیں، پھر مذاکرات کرتے ہیں، پھر خط لکھتے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن سے پی ٹی آئی کے ارکان کا باہر آنا تو حیرت کی بات نہیں۔ حیرت یہ ہوتی کہ 2 سینئر اور محترم جج صاحب نے آئینی فورم کا بائیکاٹ بھی کیا، واک آؤٹ بھی کیا۔ وہ ایک دن 9 مئی کرتے ہیں، پھر 6 نومبر کرتے ہیں، پھر مذاکرات کرتے ہیں، پھر خط لکھتے ہیں۔ ان کے خطوط جو ہیں وہ ایک نئی طرح کی چارج شیٹ ہے، ایک نئی طرح کی 9 مئی ہے۔ فوج اور فوج کے اندر بھی انتشار پھیلانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، پی ٹی آئی کے ارکان کا آنا تو کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے، بٹ مجھے تو حیرت یہ ہوتی ہے کہ 2 بہت سینئر اور بہت محترم جج صاحب نے بھی اس آئینی فورم کا، یہ آئینی فورم ہے، اس کا بائیکاٹ بھی کیا، اس سے واک آؤٹ بھی کیا۔
सेनेटर बैरिस्टर अली जफर का कहना है ये पीटीआई का एहतजाज नहीं था, वकला का एहतजाज था। वकला और पीटीआई का मौक़िफ़ एक ही है। वकला के अगले फैसले में हम ज़रूर शामिल होंगे। पहले पीका एक्ट के ज़रिए झूठी खबर को रेगुलेट करने की कोशिश की गई थी। अब जो कानून लाया जा रहा है, झूठी खबर को रेगुलेट करने की मद में सेंसरशिप हो रही है। कोई ऐसी बात जो पसंद ना हो उसे झूठी खबर कहकर जेल में बंद करवाया जाएगा। देखें, पीटीआई की प्रोटेस्ट नहीं थी, ये वकला की प्रोटेस्ट थी और पीटीआई इसको ज़रूर सपोर्ट करेगी। पहला जो था पीका एक्ट, उसके तहत फेक न्यूज़ को, यानी जो झूठी खबर है उसको रेगुलेट करने की कोशिश की गई थी। अब जो है जो कानून लाया गया है उसमें फेक न्यूज़ को रेगुलेट करने की मद में, यानी झूठी खबर की रेगुलेट करने की मद में सेंसरशिप हो रही है। अब उन्होंने ये कहा है कि आप अगर मेरे ख़िलाफ़ कोई बात करते हैं जो मुझे पसंद नहीं है, उसको मैं कह सकता हूँ कि वो झूठी है और मैं आपको जेल में डाल सकता हूँ और आपको सज़ा भी दिलवा सकता हूँ। तो बेसिकली उन्होंने जो कोशिश की है, उन्होंने तनकीद का अमल जो है उसको ख़त्म करने की कोशिश की है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए एबीएन न्यूज़।